उस सिर से एक साइड को चली गई दीवार में को अंदर को। पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हवा, पूरा शरीर मेरा सुन्न हो गया था। बहुत घबरा गया था। बहुत देर तो बहुत, फिर मैं अपने कुरान पाक की आयत पढ़ने। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले बहुत शुक्रिया जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब का आप इतना प्यार दे रहे हैं। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है, तो कमेंट्स को इसी तरीके से बना के रखिए। जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, उनको लाने का रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे की गलती से अपने लिए सीख ले पाए। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें साजिद ने बताया है। साजिद जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, 2018 में ये काम की तलाश में दिल्ली आए थे अपने मामा जी के पास, और वहाँ पर इनके साथ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, जो इस लेवल तक बढ़ती चली गई जहाँ पर इन्हें भागना पड़ गया अपनी जान बचा के। 2018 में साजिद सिर्फ 18 साल के थे। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ये दिल्ली आए थे अपने मामा जी से बात करके। इनके मामा जी ने इन्हें यकीन दिलाया था कि वो इन्हें सीलमपुर में काम दिलवा देंगे दिल्ली के अंदर, और ऐसा ही हुआ। जब साजिद वापस आए तो पहले से उनके लिए बात करके रखी हुई थी। वो एक जीन्स की फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंचे जहां पर उनका जीन्स कटिंग का काम हुआ करता था। सीलमपुर में जब साजिद आ गए थे तो सबसे पहले उन्होंने घर देखना शुरू किया। उनके मामा मामी जहाँ दिल्ली के सीलमपुर में रहा करते थे वहाँ पर इतना स्पेस नहीं था उस फ्लोर पे जहाँ पर वो रहते थे कि वो साजिद को भी अपने साथ रख लें। तो 2 गली छोड़ के एक मकान देखा गया जो कि 1 मंजिल का था। लेकिन वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि साजिद को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने में भागना पड़ा। उसे सुनने के बाद आप ज़रूर सोचेंगे कि कहीं मकान ले तो उससे पहले सोच समझ के ले। साजिद ने बताया कि अक्षय भाई, मैंने मामा मामी से बात करी और मैं दिल्ली सीलमपुर पहुंच गया। वहाँ पर हमने एक मकान की तलाश शुरू की और 1 मंजिल का मकान हमें मिल गया। मेरे मामा मामी से जस्ट 2 गली आगे पीछे एक मकान था जो सिर्फ 1 मंजिल का था। जब हम उस मकान के बारे में छानबीन कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे जो बार बार इस चीज़ को बोल रहे थे, इस मकान को मत लो, यहाँ पर कोई भी 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता। और साजिद ने बताया कि अक्षय भाई, 2018 में मैं तो बच्चा बुद्धि था। मुझे सिर्फ इतना पता था सुबह उठ के काम पे जाना है, शाम को वापस आना है और पैसे कमा के घर पे देने। आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरे को सिर्फ इतना पता था कि अभी तक मेरे माँ बाप ने मुझे पाल के इतना बड़ा करा, अब मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं उनको कैसे भी मंथली कुछ पैसे दे पाऊँ जिससे मेरे घर की सिचुएशन ठीक हो जाए। लेकिन साजिद ने मुझे बताया, भाई अक्षय, मुझे नहीं पता था कि सही में जिस घर में मैं घुसने वाला हूँ वहाँ पर ऐसे ऐसे इंसिडेंट होने वाले थे कि मैं आज भी जब 2024 में बता रहा हूँ तो अकेले कमरे में लेटते हुए मुझे डर लगता है। उन्होंने बताया सारी बात हो गई। जो मकान के मालिक थे उनसे बात होने के बाद, चाबी लेने के बाद, जब हमने पहली बार उस मकान के दरवाजे खोले, इतनी नेगेटिव वाइब्स वहाँ से आ रही थी। और कुछ लोग तो बाहर देखने भी आए थे कि अब इस मकान का क्या हाल है, जैसे पता नहीं इस मकान के अंदर ऐसा क्या हो रखा है जिसकी वजह से अब मैं भी बहुत डरने लगा था। लेकिन अक्षय भाई, मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि मुझे तो रात को सोना है और सुबह काम पे निकल जाना है। मैं कितना ही क्या सोचता उस बारे में। मैं अंदर गया और मामा मामी आए, उन्होंने पूरे घर की सफाई करवाई और बस पहली ही रात थी जब मैं वहाँ पर सोया। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं लग रहा था कि वहाँ पर कुछ ऐसा है डरने की कोई ज़रूरत है। मैं पूरा 1 महीना आराम से रुका, दूसरा महीना लग गया, दूसरा महीना भी मैंने वहाँ पे काम करा, अपने घर पे पैसे भेजता रहा। लेकिन दूसरे महीने के बाद पता नहीं, जैसे कुछ लोगों ने बाहर शर्त लगाई थी कि ये 3 महीने भी नहीं रुक पाएगा, और दूसरे महीने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। मैं नहीं चाहूँगा भगवान किसी के साथ ऐसा कभी होने दे। उन्होंने बताया 2 महीने बाद जब वो एक रात अपने लिए खाना बना रहे थे, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनका जो गेट था उस गेट के आगे पीछे से कोई निकल के उनके पीछे से भागा है। धीरे धीरे ना उन्हें इस चीज़ का आभास होने लगा जैसे मैं रात को सो जाता हूँ और मैं अकेला नहीं सोता, मेरे इस कमरे में कोई और भी सोता है। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी। मतलब हर रात जब भी वो काम से वापस आते और रात को 11:30-12 बजते, 12 से 3 के बीच में उनके साथ अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती। वो सोचते कि मैं अपने मामा को बताऊं, कभी सोचते कि छोड़ो रहने देता हूं। उन्होंने बताया, अक्षय भाई, एक रात मैं सो रहा था, अचानक से रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मेरे आगे से भागकर दीवार में से पास होकर निकल गई, और मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया ठंड का टाइम था और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। उन्होंने बताया मैंने फुल स्पीड पर पंखा चला रखा था और मैं पूरा कंबल मुंह पर ढक के लेटा हुआ था। मुझे बस ऐसा लग रहा था मैंने अभी किसी लड़की को भागते हुए देखा जो दूसरी दीवार से निकल के कहीं चली गई।
मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था, मैंने अपनी प्रेयर पढ़ना स्टार्ट कर दिया जो मुस्लिम्स में होती है। जैसे जैसे मैं प्रेयर पढ़ता गया चीज़ें शांत होती गई, लेकिन अक्षय भाई मेरा ये सोचना बिल्कुल गलत था। साजिद ने बताया कि अक्षय भाई जो मैंने प्रेयर गाई थी ना, वो मेरे लिए उस रात तो काम कर गई, लेकिन अगले दिन से जैसे ऐसा लग रहा था कि मैंने उस एंटिटी को चैलेंज कर दिया। अब उसके बाद जब भी मैं वापस अगले दिन घर आता और मैं अपनी प्रेयर पढ़ता, 5, 10, 15 मिनट तो सब सही रहता, लेकिन रात को मेरे साथ अजीब अजीब सी एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई। उन्होंने बताया कि जब भी मेरी आँख खुलती मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पंखे के ऊपर कोई बैठ के लड़की बाल सहला रही है और मुझे देख रही है, और पंखे की स्पीड पर घूमते हुए जैसे वो हंस रही है। मैं अपने मुंह को कंबल से ढक लेता और अपने आप को पूरा जकड़ लेता। मैं रात रात भर परेशान रहता, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे बताता। तो एक दिन उन्होंने अपने मामा को बताया कि मामा जी मेरे साथ ऐसी ऐसी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मुझे लग रहा है जैसे ये भूतिया घर है या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा इतिहास है जिसकी वजह से मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो उनके मामा जी बोलते कि बेटा देख, तू यहाँ पे काम करने आया है और ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और भी लोग यहाँ पे रह के गए हैं, ये लोग यहाँ पे रहने नहीं देते किसी को, ये मजाक बनाते हैं। हम उस परिवार से नहीं है कि हम इन चीज़ों पे बिलीव करें, तो तू इस बारे में ज़्यादा मत सोच, तेरे को अगर दिक्कत हो तो हमारे घर में रह ले आके। तो साजिद ने बताया अक्षय भाई मैं मामा मामी के घर नहीं जाता था क्योंकि कभी कभार उनकी बहस हुआ करती थी, वहाँ पर स्पेस नहीं होता था और मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मैं किसी के पास ऐसे रहूँ। तो मैं अपना रेंट पे करता था जो कि 4-5 हज़ार हुआ करता था और कमरे में आराम से रह लेता था। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही थी वो मेरे समझ से परे थी। मामा जी ने मुझे समझा दिया कि मेरे को रहना है, कैसे भी रहना है, घर में सपोर्ट करना है। मैंने भी खुद को समझा लिया कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन साजिद ने बताया कि उस रात उनके साथ जो हुआ वो मौत का मंजर था। साजिद ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपनी फैक्ट्री से काम करके वापस आया, अपने लिए मैंने खाना बनाया और जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा, मैं जस्ट आँख ही बंद करी थी, मैंने जैसी आँख खोली ऐसा लगा गेट के पीछे से कोई लड़की सीधा भागती हुई आई, मेरे बेड पे एक पैर रखा और दूसरा सीधा मेरे छाती के ऊपर वो बैठ गई। साजिद ने बताया कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने जब आँख खोली तो ऐसा लग रहा था जैसे रुई से भी हल्की कोई चीज़ पूरी सफ़ेद रंग की उनकी छाती पे बैठी, जिसका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है। साजिद जब तक कुछ बोलते, वो जो एंटिटी थी वो उठी और सीधा दूसरी दीवार की तरफ से बाहर चली गई। साजिद ने बताया कि भाई मेरे ना साइड में फ़ोन रखा था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरा पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था कि मैं उठाऊं, कॉल करूं, क्या करूं, मामा जी को बुलाऊं ना बुलाऊं। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था। जैसे एक बच्चा होता है ना, अपने पैर पूरे मोड़ के अपने पेट के पास अपने आप को पूरा ढक के लेट जाता है, मैं ऐसे लेट गया था और मेरा पूरा शरीर पसीने में, और बस मुझे आगे पीछे से लड़की के हंसने की आवाज़ आ रही थी। एग्जैक्टली 15-20 मिनट हुए थे, मैंने हिम्मत करी कि मैं फ़ोन को उठाऊँ, जैसे किसी ने मेरे हाथ पे हाथ रख दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, साजिद ने बोला अक्षय भाई हार्ट अटैक से कम वाली फीलिंग नहीं थी वो। मैंने हाथ अंदर कर लिया, मैंने अपनी प्रेयर पढ़नी शुरू की, मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई और जब आंख खुली तब अप्रॉक्सीमेटली 1 बज रहे थे। मैंने फ़ोन उठाया और मामा जी को फ़ोन करा कि मामा जी मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। तो मामा जी ने बोला कि तेरी मामी सो रही है, मैं तेरे पास आ जाता हूँ, वहीं रुक जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डर मत तू। साजिद बेसब्री से अपने मामा जी का वेट कर रहा था। गेट खटखटाने की आवाज़ आती है, साजिद भागता है फटाफट और गेट खोलता है और बैठ के वहाँ पे मामा जी को सब बता देता है कि एक लड़की ऐसे आई थी, देखकर भाग गई, मेरी छाती पे बैठी, मेरे हाथ कुछ हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। और साजिद ने बोल दिया सुबह मुझे मेरे घर जाना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तो मामा जी उसको समझाते कि पागल हो गया तू, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमारे मज़हब में हम इस चीज़ पर बिलीव भी नहीं करते इतना ज़्यादा, मतलब होता होगा जो होता होगा, लेकिन यार एक रूम में ऐसी चीज़ें क्यों होंगी, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम लोग रहते आए हैं, हमने ऐसा कुछ सुना नहीं। साजिद ने बोला कि मैं मामा जी के आने के बाद बिल्कुल बेसब्र सा हो गया था कि ठीक है अब मेरे साथ मामा जी हैं तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। साजिद ने बताया कि मैं मामा जी के साइड में लेट गया और मामा जी मेरे साइड में लेटे हुए थे, मैंने ओढ़ लिया और मामा जी बिल्कुल रिलैक्स होकर दीवार की तरफ देख रहे थे। सिर्फ 20 से 25 मिनट हुए होंगे अक्षय भाई, मामा जी ने एकदम से मुझे हाथ मारा और अचानक से बोलते कि चल यहाँ से फटाफट उठ, फटाफट उठ साजिद उठ, सामान पैक कर। साजिद ने बोला मामा जी क्या हुआ बताओगे आप? मामा जी ने बोला मैंने तेरे को क्या बोला है, फटाफट उठ। मामा जी ने 2 सेकंड के अंदर सारे कमरे की लाइट ऑन कर दी और जैसे मन में पता नहीं कोई पाठ सा शुरू कर दिया, कुछ प्रेयर शुरू कर दी और मेरे को सीधा बोले कि फटाफट खड़ा हो, अपने सारे कपड़े पैक कर, जितना भी सामान है सब पैक कर और मेरे साथ मेरे घर चल। साजिद कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन आप समझ पा रहे होगे कि मामा जी के साथ भी कोई झटका हो चुका था।
साजिद ने अपना सारा सामान पैक करा और मामा जी के साथ उनके फ्लोर पे गए और अंदर बैठते ही मामा जी के पसीने छूट गए। उनकी जो चप्पलें थी वो सर्दी के टाइम में ऐसे गीली हो रखी थी जैसे पैरों के नीचे पसीना आ जाता है। साजिद ने बोला, अक्षय भाई मैं तो क्या ही डराऊंगा, इन 2.5-3 महीनों में मामा जी की जो हालत हुई ना उस रात 15-20 मिनट के अंदर, जैसे उनके शरीर में से कोई आत्मा आर पार चली गई हो या फिर साक्षात मामा जी ने किसी एंटिटी को सामने खड़े देख लिया था। साजिद ने बताया, जब मामा जी के घर पे हम पहुंच गए तो मैंने मामा जी से पूछा क्या हुआ, तो मामा जी ने बोला कि जिस तरीके से तूने मुझे उस लड़की का हुलिया बताया था, तूने तो मुंह ढक लिया। वो लड़की मेरे शरीर पे आके बैठ गई, मेरी छाती पे आके बैठ गई। और मामा जी ये बताकर सीधा सर पकड़ के नीचे देखने लगे। तो साजिद बोला कि अब क्या करना है मामा जी। मामा जी ने बोला, बेटा कुछ भी नहीं है, सुबह की पहली बस पकड़ के तू यहाँ से घर चला जा, और हो सके तो घर पे कुछ मत बताइयो, तो बोल दियो मेरा मन नहीं लग रहा, वरना सवाल मुझ पे उठेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद मैंने तेरे को अपने पास क्यों नहीं रखा। 6-7 घंटे साजिद ने बताया मेरे को भी नींद नहीं आई और मामा जी जो थे उनको भी नींद नहीं आई। रात के 1:30-2 बजे हमारे साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। सुबह के 6-7 बजे तक हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे। जब मुरादाबाद की पहली बस उनके घर के पास से ही निकलनी थी, मतलब जो सीलमपुर का बस का स्टैंड था वो उनके 500-600 मीटर घर के दूर था। ये दोनों पैदल पैदल चलना स्टार्ट होते हैं और जो साजिद थे उन्होंने बताया कि अक्षय भाई जैसे जैसे मैं उस घर से एक कदम दूर रखूँ मैं उतना ही ज़्यादा अपने ऊपर वजन फील करूँ। मुझे ऐसा लग रहा जैसे कोई चीज़ है जो मुझे वापस उस घर की ओर खींच रही है। मामा जी ने मेरी हालत देखी और उन्होंने सारा सामान अपने कंधे पर रख लिया, जितने भी बैग वगैरह थे, और मामा जी ने बोला बेटा पीछे मुड़ के मत देखियो, बस की तरफ चलता रहे। साजिद ने बताया मामा जी ने मुझे बस में बैठा दिया और मैं वहाँ पर हाफ रहा था, जैसे मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा थका रही है, जैसे मेरे ऊपर किसी ने इतना वजन डाल दिया कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ। बस में जैसे ही बैठे मामा जी ने उसे समझाया साजिद को कि देख जो हुआ सो हुआ, अब तू घर जाइयो और प्रेयर करियो, किसी को बताइयो मत क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। साजिद ने बताया कि मेरे कानों तक मामा जी की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे। 15 से 20 मिनट में बस स्टार्ट होती है। मामा जी ने बाहर से एक पानी की बोतल साजिद को पकड़ाई और जब मामा जी वापस जा रहे थे और बस स्टार्ट होकर धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुई, बैक होके जब वो रास्ते की ओर हो रही थी, मामा जी ने पीछे मुड़ के देखा तो साजिद ने बताया कि भाई मैं बस के गेट पे खड़ा था, मैं कूदने वाला था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मुझे ऐसा लग रहा था कोई चीज़ मेरे कान में आके बोल रही कि वापस आ जा, मत जा, तू मत जा, तू वापस आ जा, तुझे मैं कुछ नहीं कहूँगी, तू वापस आ जा। और साजिद ने बताया अक्षय भाई मैं कब खड़ा होकर गेट पे पहुँच गया मुझे पता ही नहीं चला। मामा जी ने मुझे फ़ोन करा और बोले कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है तू। तो मैंने बताया मामा जी मेरा जाने का मन नहीं हो रहा, मैं वापस आ जाऊँ। तो मामा जी ने बोला साजिद चुपचाप बस पे जा, तुझे तेरी माँ का वास्ता, कैसे भी सीट पकड़ ले और इस जगह से निकल जा, वो चीज़ तुझे जाने नहीं दे रही है। तो साजिद ने बोला अक्षय भाई तब मैं अपने सेंसेस में आया, मैं अपनी सीट पे वापस बैठा और मैंने कस के सीट पकड़ ली। साजिद ने बोला 1 किलोमीटर दूर निकलते ना अक्षय भाई मुझे ऐसा सुकून मिला जैसे 2.5 से 3 महीने मेरे अंदर पता नहीं क्या चीज़ रह रही थी, वो आज मेरे शरीर से निकल के गई है। मामा जी अपने घर वापस चले गए, मैं अपने घर मुरादाबाद वापस आ गया। तो घर वाले सारे जमा हो गए कि मैं बिना बताया वहाँ पे क्यों आ गया। तो जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया, उस दौरान मैंने सेल्फ़ी क्लिक की थी। तो जब मैंने सेल्फ़ी क्लिक की थी उस सेल्फ़ी में मेरे गले के ऊपर 3 उंगलियों के निशान थे। जब साजिद ने सब कुछ घर पे बता दिया और घर वालों ने बोला कि तेरे को शायद वहाँ पर ये सब कुछ फील हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो साजिद ने बोला मैं आपको वो सेल्फ़ी दिखाता हूँ जिसमें मेरे गले पे निशान आ रखे हैं लेकिन किसी का हाथ नहीं है। साजिद के पैरों तले ज़मीन निकल गई। साजिद ने बताया कि अक्षय भाई मैंने पूरा फ़ोन चेक कर मारा, मैंने 3 सेल्फ़ी क्लिक की थी जिसमें मेरे गले पे निशान थे, वो तीनों की तीनों फ़ोटो मेरे फ़ोन से गायब थी। मेरे घर वालों ने 1% मेरे पे यकीन नहीं करा जब तक उन्होंने मामा जी से बात नहीं कर ली। मामा जी ने उन्हें एक एक चीज़ बताई और वहाँ से मेरा इलाज स्टार्ट हुआ। साजिद ने बताया जब मैं मुरादाबाद अपने घर में पहुँच गया, मामा जी से बात कर ली, उसके बाद जब सब मुझसे बात करने आए मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। साजिद अपने आप को पागल घोषित कर चुके थे, वो बड़बड़ा रहे थे जैसे कोई चीज़ उनके साथ लिपट के मुरादाबाद आ गई। साजिद ने बताया कि अक्षय भाई पता नहीं कितने डॉक्टरों के पास मेरा इलाज हुआ, फिर रूहानी इलाज हुआ, मतलब मेरी रूह का इलाज करा गया। उसके बाद कैसे ना कैसे मज़ार पे जाके, मस्जिदों पे जाके मैं बहुत मुश्किल से ठीक हुआ। फिर यहाँ से उन्होंने 3 चीज़ें मुझे ऐसी बताई जिसको सुनने के बाद मैं बहुत डर गया था। साजिद को शुरू से ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था कि जब भी किसी के ऊपर पोजेशन वाली चीज़ होती थी वो वहाँ पहुँच के देखते थे कि ये जो चीज़ें होती हैं किस चीज़ की वजह से इस दुनिया में फंसी हुई हैं। साजिद ने बताया कि मैं एक दिन मज़ार गया था और मैंने अपने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह अगर मैं आपसे ये ख्वाहिश मांगूँ कि
ये जो रूह होती है, मेरे से इनका दर्द देखा नहीं जाता, तो मुझे बस एक ऐसी ताकत दे दो कि मैं इन्हें महसूस कर पाऊँ, इनसे बात कर पाऊँ। तो साजिद ने बताया अक्षय भाई शायद अल्लाह ने मुझे वो एक ऐसा तोहफ़ा दे दिया जो मेरे लिए शराब बन गया। मतलब जिस दिन मैंने वो दुआ मांगी उसी दिन के बाद मुझे सब कुछ महसूस होना शुरू हो गया, और वो एंटिटी जो किसी को नहीं दिखती थी वो मुझे दिखना शुरू हो गई थी। और ये तब की बात है जब साजिद उस घर में आए थे, उससे भी पहले की बात है। उसके बाद साजिद ने मुझे बताया कि जब वो मुरादाबाद आ गए, उनके साथ पहले तो ये दिल्ली में सब कुछ हुआ सीलमपुर में, लेकिन जब मुरादाबाद आ गए तो ये घटनाएं उनके साथ इतनी बढ़ गई। मतलब वो जब रोड पे रात को सामान लेने जाते थे तो कोई भी एंटिटी उन्हें आराम से किसी भी दीवार के ऊपर हाथ रख के उन्हें देख के मुस्कुराती हुई दिखती थी। उन्होंने एक जिक्रा मुझे बताया कि उनकी एक बहन है जिनकी रात को 1:30 बजे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनके घर वालों ने बोला कि जा एक बार साजिद दवाई लेके आ, बहन की तबीयत ठीक नहीं है। साजिद ने बताया 1:30 बजे भाई मैं एक डॉक्टर के पास गया जिनका घर बाग में हुआ करता था। मैंने डॉक्टर को बाहर बुलाया, उनसे दवाई मांगी, तो वो दवाई लेने के लिए अंदर गए, और जब मैंने नज़र घुमा के देखी तो उनका 1 मंजिल का घर था, और 1 मंजिल के घर से बड़ा इंसान उनके घर पे टेक लगा के मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। साजिद ने मुझे बताया वो दृश्य देख के मैं डॉक्टर के घर में घुस गया, और डॉक्टर को मैंने बोला मुझे चक्कर आ रहा है, मैं अभी 10 मिनट बाद चला जाऊँगा। साजिद ने अपना मन पक्का करा, अपनी बहन के लिए दवाई ली क्योंकि इमरजेंसी केस था, और वो बिना पीछे पलटे अपने घर तक आ गए। और आखिरी में भी साजिद ने ये बोला कि भाई आज भी मुझे कोई ना कोई एंटिटी ऐसे फील हो जाती है। कई लोगों का मानना है कि उन्हें एंटिटी दिखती है, कई लोगों का मानना है उन्हें एंटिटी महसूस हो जाती है। मुझे नहीं पता, मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी कभार ऐसी एंटिटीज़ मुझे भी फील हो जाती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो थोड़ा आगे पीछे देख लेना, कहीं इस टाइम जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास कोई एंटिटी हो जो आपको महसूस हो जाए। तो आखिरी में आके मैं यही कहना चाहूँगा, मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन, कि भाई ऐसी कोई दुआ ना मांगे, ऐसी कोई प्रेयर ना करे, ऐसा भगवान से कुछ ना मांग ले जो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत पड़ जाए, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ जाए। दुआ मांगी जाती है, आशीर्वाद मांगे जाते हैं, तो कोई भगवान से ऐसी चीज़ मांगना जो भगवान खुशी खुशी दे और आपको वो अच्छी लगे। तो मैं यही कहूँगा कि इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रिकॉर्ड करके भेजिए, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, और नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मैंने सोचा कि शायद मैंने डिलीट तो नहीं कर दी, डिलीट फाइल में देखे वहाँ भी नहीं थे, बट मैंने पूरा यकीन था मैंने तो डिलीट किए ही नहीं थे, और पूरे टाइम में फ़ोन मेरे जेब में ही रहा था, बस 2-3 बार कॉल के लिए निकाला था। बाकी मैं घबराया हुआ, डरा हुआ इतना था कि सहमा हुआ बस में भी ऐसे ही बैठ